नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णे आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है चुभन। सुबह के 10 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजती और लगातार बजती जा रही थी। दरवाजा खोलने के लिए ऋचा बाथरूम से दौड़ी। घंटी बजाने वाले की अधीरता से ही वह समझ गई थी कि हिमांशु के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। अभी तो ऑफिस के लिए निकले थे, फिर वापस आए हैं। जरूर कुछ भूल गए होंगे। ऋचा ने सपाट चेहरा लिए हुए दरवाजा खोला। कहाँ मर गई थी? इतनी देर लगा दी। हिमांशु गुस्से में चिल्लाए। साइड में होते हुए ऋचा ने कठोर स्वर में कहा, सुबह का वक्त है, मुझे नहाना धोना नहीं होता है क्या? जवान लड़ा रही है सुबह सुबह। ऋचा ने एक बार फिर संयत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, आज क्या भूल गए? मोबाइल फोन। तू यह भी याद नहीं दिला सकती थी मेरे जाते समय? पिछले 28 साल से याद ही तो दिला रही हूँ। एक दिन तो खुद याद रखो। तेरी ड्यूटी है मेरी हर चीज का ध्यान रखने की। अपनी कोई ड्यूटी पूरी की है कभी? सुबह सुबह बकवास कर रही है। तंग आ गया हूं मैं भी तो चली जाना मायके। मैं क्यों जाऊं? आप भी तंग है ना, तो आप क्यों नहीं चले जाते? जहां चाहो चले जाओ, ये मेरा घर है। और अब सच तो यह है कि मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मैं अब उनके सहारे जी सकती हूँ। आपको अपने काम करवाने के लिए मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। ऋचा की बात सुनकर हिमांशु का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ बोल नहीं सके। ऋचा कठोर शब्दों के बाण चलाती हुई सीधा तनकर खड़ी रही और हिमांशु चुपचाप अपना मोबाइल फोन उठाकर चले गए। ऋचा ठंडी सांस भरते हुए दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी नीचे जाते हुए हिमांशु को देखती रही। हिमांशु कार स्टार्ट करके ऑफिस चले गए और वह वहीं रखी कुर्सी पर अनमनी सी बैठ गई और हिमांशु को कहीं अपनी कठोर बातों पर गौर करने लगी। उसे अपने बातों की कटुता पर जरा भी दुख नहीं हुआ। 28 साल उसने हिमांशु जैसे पति को कैसे झेला है, यह वही जानती है। हिमांशु हद से ज्यादा आत्म केंद्रित, गुस्सैल, भुलक्कड़, किसी के सुख दुख से कभी कोई मतलब नहीं रखने वाले इंसान हैं। ऋचा को तो यह याद भी नहीं आता कि इन 28 सालों में हिमांशु ने कभी किसी दिन एक पल के लिए भी उसका ध्यान रखा हो। बस अपना आराम, अपनी जरूरतें और अपना काम। वह अकेली ही तो जी रही है इतने सालों से। 2 दिन बाद वह 50 की हो जाएगी। कितना लंबा समय उसने घुट घुट कर बिताया है। नीरस सी उस दिनचर्या में न कोई उमंग, न कोई उत्सुकता और न ही आकर्षण। सुबह उठना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को पालना, गाहे बगाहे पति की जरूरत पूरी कर निढाल होकर सो जाना, यही दिनचर्या रही उसकी। कई बार मन ही मन उसे अपने माता पिता पर भी बहुत गुस्सा आता, जिन्होंने उसका विवाह करते समय हिमांशु के परिवार और हिमांशु के स्वभाव के बारे में पूछताछ किए बिना ही अपने सिर से जैसे बोझ उतारा था। 5 भाई बहन थे हिमांशु, सबके सब स्वार्थी और गुस्सैल। ससुर तो बहुओं को अपनी नौकरानी समझते थे। जरा सा गुस्सा आने पर वे लगी लगाई थाली उठाकर फेंक देते थे। वे उठते बैठते गालियों की बौछार करते थे और किसी पर भी हाथ उठा देते थे। सास बहुत भली थी, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं था। पिता की देखा देखी हिमांशु ने शादी के कुछ ही महीनों बाद ऋचा पर हाथ उठाने की जब कोशिश की थी, तब ऋचा ने कहा था, बस यह गलती मत करना। जिस दिन हाथ उठाया उसी दिन इस घर से चली जाऊंगी। ऋचा के शब्दों में कुछ ऐसा था कि हिमांशु ने फिर कभी हाथ उठाने की तो कोशिश नहीं की, पर शब्दों के ऐसे ऐसे तीर छोड़ते रहे कि मन के कोने कोने में उभरे घाव आज तक रिश्ते हैं। ऋचा कभी नहीं भूलती कि जब वाणी और अंकुर का जन्म हुआ, हिमांशु उनके जन्म के समय में भी यह कहकर रोज की तरह ऑफिस चले गए कि मेरा यहाँ क्या काम है, माँ तो है ही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रसव पीड़ा से अधिक दर्द दिया था हिमांशु की इस रुखाई ने। उस दिन वह समझ गई थी कि यह आदमी कभी भी पत्नी का दुख दर्द नहीं समझेगा। अंकुर वाणी से 5 साल बड़ा है। दोनों बच्चों को उसने अपने दम पर ही पाला और पोसा है। तब तो संयुक्त परिवार था, तब भी बच्चों की परवरिश में किसी ने भी उसका हाथ नहीं बटाया था।
ऋचा कई बार सोचती, यह कैसा परिवार है, सब अपने लिए जीते हैं। इतने सदस्यों के होते हुए भी एक खालीपन रहता। वह खालीपन ऋचा को कभी भी अच्छा नहीं लगा। वह सोचती, खाली खाली बिना संवेदना के, बिना दूसरों की परवाह किए बिना जीना भी कोई जीना है। हम इंसान हैं, पशु तो नहीं। सास ससुर के देहांत के बाद धीरे धीरे समय के साथ सब अपने अपने परिवार के साथ अलग और व्यस्त होते गए और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर होते गए। हिमांशु का भी लखनऊ से यहाँ मुंबई ट्रांसफर हो गया था। नया शहर, नए लोग। तब अंकुर 12 साल का था। स्कूल में एडमिशन से लेकर इस घर की छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी व्यवस्था भी ऋचा ने खुद ही की थी। हिमांशु तो अगले दिन ही ऑफिस चले गए थे और वह जानती थी कि हिमांशु अगर घर में रहेंगे भी तो उसका जीना मुश्किल ही करेंगे। वह हर बात में गालियां सुनती रहती, नौकरों की तरह भाग भाग कर उनके काम करती रहती। हिमांशु की बातें किसी ताने से कम नहीं रहीं कभी। हमेशा व्यंग्यात्मक लहजा रहा उनका। उसने कई बार सोचा कहीं चली जाऊं या फिर अलग हो जाऊं, पर हर बार कभी संस्कारों ने तो कभी बच्चों के भविष्य की चिंता ने उसे रोक लिया। परेशानियों और दुखों से घबराकर कहीं भाग जाना भी तो समस्या का हल नहीं लगा उसे। शरीर, घर और बाहर के सारे कर्तव्य निभाता चला गया। हर दिन के अंत में यही लगता रहा कि चलो एक दिन और कट गया। जैसे जैसे वाणी और अंकुर बड़े हो रहे थे, वे माँ का दर्द समझ रहे थे। ऋचा के लिए दोनों के दिल में प्यार और सम्मान बढ़ता ही गया। अंकुर तो एक बार पिता से उलझ गया था कि आप मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते पापा। बेटे के स्वर सुनकर हिमांशु चौंके थे। तू सिखाएगा मुझे? सिखाना ही पड़ेगा ना किसी को तो पापा, अंकुर निडर होकर बोला। ऋचा ने टोका था, अंकुर ऐसे बात नहीं करते। करनी पड़ेगी मम्मी, हिमांशु चीख कर बोले। तेरी इतनी हिम्मत? उन्होंने अंकुर को मारने के लिए हाथ उठाया तो वहीं बैठी वाणी डरकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, स्टॉप इट पापा, यह नहीं चलेगा। अंकुर ने कहा, पापा हमें मजबूर मत करना अपने साथ कोई भी गलत बात करने के लिए। हम मम्मी नहीं हैं कि आपका हर अच्छा बुरा व्यवहार चुपचाप सहते जाएंगे। हिमांशु गुस्से में इधर उधर रखा सामान फेंकते हुए बाहर निकल गए थे। एकदम सन्नाटा छा गया था घर में। ऋचा ने कहा, तुम दोनों को पापा के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे भी हैं पापा हैं तुम्हारे। अंकुर ने कहा था, नहीं मम्मी, बस घर के खर्चों के लिए आपके हाथ पर पैसे रखकर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? बचपन से ही उनको हर बात पर गुर्राते हुए देखा है। याद नहीं आता कि कभी हमारे सिर पर उन्होंने प्यार से हाथ रखा हो। अपने दोस्तों के पिता को देखा है हमने, कसक सी उठती थी हमेशा। आप उनकी तरफदारी न करें, आपने बहुत दुख उठाए हैं। अब आप सम्मान से जिएंगी, किसी से दबने की जरूरत नहीं है आपको। अपने आत्मसम्मान के साथ डटकर रहिए। वी लव यू माँ। कहते हुए दोनों बच्चे माँ से चिपट गए थे। झरझर आंसू बह चले थे ऋचा के गालों पर। वह सोचने लगी, मेरे बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ का दुख को इतना समझ गए। उसे लगा था जैसे जलते घाव पर किसी ने ठंडी रुई का फाहा रख दिया हो। अब अंकुर इंजीनियर बनकर एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी सहकर्मी रूबी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो ऋचा ने सहर्ष हामी भर दी। हिमांशु ने देखा मना करने का कोई फायदा ही नहीं है, अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब तक हिमांशु काफी हद तक यह समझ चुके थे कि वे दिन गए जब उनका घर में एक छत्र राज था। दोनों बच्चे हर बात में, हर काम में माँ की ही सलाह लेते थे। हिमांशु बस चुपचाप देखते रहते। अंकुर के स्वर की गंभीरता हिमांशु को जैसे आसमान से जमीन पर पटक गई थी। वे अपने को उपेक्षित महसूस करते। अंकुर ने एक बार कह दिया था, पापा अब तक आपको मम्मी से जैसे बात करनी थी आपने की, लेकिन अब कुछ ही दिनों में रूबी आ जाएगी तो उसके सामने ऊंची आवाज और गालियां देना आप भूल जाइएगा तो अच्छा ही रहेगा। वह बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की है। आपके जैसे बात करने वाला उसके पूरे खानदान में नहीं होगा। और अगर आपको शांति से रहना बहुत मुश्किल लगता हो तो मैं कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ। उन्होंने सोचा
क्या रास्ता निकालेगा अंकुर? क्या ऋचा, वाणी और अपनी पत्नी को लेकर कहीं चला जाएगा और अलग घर ले लेगा? वे क्या अकेले रह जाएंगे? ये सब सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऋचा बच्चों का साथ पाकर जी उठी। उसने भी सोचा, मैं क्यों घुट घुट कर मरूं अब? इतने लायक बच्चे हैं मेरे, जी ही लूंगी इन्हीं के सहारे। इस उम्र में भी चैन से नहीं जी पाई तो एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। अब बच्चों ने उसके सोए स्वाभिमान को जगा दिया था। पति के झूठे अहंकार की तुष्टि के लिए वह अपना सब कुछ बलिदान करती आई है। क्यों? वह ही कर्तव्य की वेदी पर अपनी आकांक्षाएं, भावनाओं की बलि देती चली आई है। आखिर क्यों वह शादी के हवन कुंड में स्वाहुति देती चली गई? इस पीड़ादायक यात्रा का कहीं तो अंत होना ही चाहिए। हिमांशु के दुर्व्यवहार का जवाब तो देना ही पड़ेगा। यह जीवन उसका अपना है, बस उसने खुद को बदल लिया था। अब वह महसूस भी कर रही थी इस बात को कि हिमांशु अब थोड़ा शांत रहने लगे थे। आज जब उसने हिमांशु से कहा कि मुझे आपकी नहीं बल्कि आपको मेरी जरूरत है और आपका सब काम मैं ही करती हूँ, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वे चुप हो गए थे। आज सुबह की घटना बिना गाली गलौज और तोड़ फोड़ के घट गई थी। सालों पुरानी आदत है हिमांशु की, तो इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगी। लेकिन अब हिमांशु कोशिश तो कर रहे हैं, यह वह जानती थी, क्योंकि अब हिमांशु भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पासा पलट चुका है। अब समय पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।